आज के आपके करंट अफेयर्स 22 अगस्त 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो बेसिकली इंडिया और यूके इस टाइम बातचीत में है कि हम अक्टूबर तक, इस साल अक्टूबर तक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें जो हम दोनों की इकोनॉमी को हेल्प करे। अगर सबसे पहले डिस्कस करें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है, एक मिनट मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो कंट्रीज, ए कंट्री और बी कंट्री, दोनों जैसे नॉर्मल ट्रेड एक दूसरे की कंट्री में कर रहे हैं तो हमेशा कोई ना कोई ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, ये सब कुछ एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, जिसके कारण एक दूसरे की कंट्री में सामान महंगा हो जाता है। अब ये महंगा सामान होने के कारण इसके अलावा आपके ये जो होता है बेसिकली ड्यूटी लगाना, इन्हें कहते हैं टैरिफ बैरियर्स, और कई आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं। जैसे कि आपकी बात करूं, एक चीज आप कई बार करंट अफेयर में इंडिया के रिगार्डिंग पढ़ोगे, फाइटो सैनिटरी बैरियर। इसका क्या मतलब होता है फाइटो सैनिटरी बैरियर का? देखो, इसमें चेक होती है किसी सामान की क्वालिटी। जैसे कि अगर हमने किसी कंट्री को वीट एक्सपोर्ट की, वो हमारे वीट की चीजों का सैंपल लेंगे। और क्योंकि देखो, इंडिया के वीट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे वीट में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो कई कंट्रीज जो अलाउ नहीं करती इतने हाई लेवल के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स अपने सिटीजन्स को फीड करना, वो कंट्रीज क्या करती हैं, वो हमारी जो शिपमेंट्स गई हैं उस कंट्री को, वो शिपमेंट्स को रिजेक्ट कर देती हैं और वो शिपमेंट्स फिर वापस आती हैं। इसके कारण देखो, कॉस्ट तो अपने आप पड़ी गई है ना, क्योंकि शिप गई है, शिप आई है। उसके अलावा क्योंकि हमारा सामान नहीं बिक रहा, तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड में भी नुकसान होता है। तो ये जितने भी सैनिटरी मेजर्स हैं या कोई भी और भी ऐसे मेजर्स हो गए, इन सबको कम करने के लिए, प्लस जो एक दूसरे कंट्री में ये ड्यूटीज लगाते हैं जिसके कारण सामान महंगा हो जाता है, इन्हें या तो बिल्कुल ही खत्म कर दें, एलिमिनेट कर दें, या रिड्यूस कर दें। इस चीज के लिए साइन किए जाते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंडर एक दूसरे की कंट्री में हम अगर लेट्स सपोज ड्यूटीज नहीं लगाएंगे तो सारा सामान इस तरीके से बिकना चाहिए कि जैसे उसी कंट्री के अंदर ही बिक रहा है। मतलब जैसे इंडिया के अंदर कोई सामान बिक रहा है, हम आपस में तो कोई ड्यूटी नहीं लगाते ना। अगर आप कोई सामान लेट्स सपोज राजस्थान से उड़ीसा भेज रहे हो, उसमें कोई ड्यूटी थोड़ी लगेगी आपस में। तो अगर यूके हमारे साथ वैसा पैक्ट कर लेता है तो यूके के अंदर जो सामान बन रहा है उसकी भी कोई ड्यूटी इंडिया के अंदर नहीं लगेगी, जिसके ऊपर हम एग्रीमेंट कर लेंगे। तो इस चीज के चलते हुए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं ताकि हम भी अपना सामान और बेच सकें और वो भी और बेच सके। ठीक है। तो अगर अभी तक बात करें तो बेसिकली अभी हम जो इस पूरे एग्रीमेंट में गुड्स की बात, सर्विसेज की बात, इन्वेस्टमेंट एक दूसरे की कंट्री में, देखो अगर कभी कई बार इन्वेस्टमेंट, अगर कोई जैसे यूके का बिजनेस है, उसने इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रूल्स और रेगुलेशन थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, और वो कंपनी गवर्नमेंट के ऊपर केस करना चाहती है कि इंडिया में उनको बहुत नुकसान हो गया गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कारण। अब वो केस इंडिया में करेंगे या ब्रिटेन में करेंगे, तुम इंटरनेशनली भी चैलेंज कर सकते होते हो। तो इस कारण ये जो चीजें हैं ये सारी यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सॉर्ट की जाएंगी कि पहले लोकल केस सॉल्व करो, अगर नहीं सेटिस्फाइड हुए फिर इंटरनेशनली जाओ। ये सारी कोशिश होती है। वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक दूसरे की कंट्री में जितने कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। कंपटीशन एक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में जो गवर्नमेंट सामान खरीदती है उसमें दोनों साइड की कंपनी, देखो क्योंकि यूके की गवर्नमेंट, ब्रिटेन की गवर्नमेंट भी सामान खरीद रही होगी, इंडिया की गवर्नमेंट भी सामान खरीदती है, जैसे कार्स होगी या इवन पेपर हो गया, कुछ भी हो गया, पेन हो गया, हर एक को बराबर मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। गवर्नमेंट से कंडीशन नहीं लगा पाएंगी कि सिर्फ मेड इन इंडिया या मेड इन ब्रिटेन ही सामान होना चाहिए। इंडिया और ब्रिटेन में से कोई भी कंपनीज पार्टिसिपेट कर पाएंगी, और ऐसी सारी चीजें। अभी तक इंडिया ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स 13 कंट्रीज के साथ ऑलरेडी साइन कर चुका है, जिसमें साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरियाज भी हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, इनके साथ भी हमने साइन किए हुए हैं, फिर थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, मलेशिया।
मॉरिशियस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे सारे देशों के साथ हमने साइन किया, और बाकी देशों में जो यहाँ नहीं है, साउथ कोरिया के साथ साइन किया हुआ है, ठीक है, जापान लिखा हुआ है, हाँ, साउथ कोरिया के साथ भी साइन किया हुआ है हमने। फिर एक एशियान, ठीक है, ये भी उसी के अंडर पड़ जाते हैं। तो पूरे एशियान के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। एशियन एक इंटरनेशनल बॉडी है सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, जिसमें ये थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सारे के सारे पड़ जाते हैं। अब इंडिया यूके की जो फ्री ट्रेड डील इस टाइम चल रही है, ये देखो अभी फाइनलाइज नहीं हुई, ये अक्टूबर तक हमारी एक्सपेक्टेड है। अभी हमारा जो इंडिया यूके का जो बायलेटरल ट्रेड है, जो हम एक दूसरे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो टोटल 50 बिलियन का है, इंपोर्ट भी मिला के एक्सपोर्ट भी मिला के। इसमें से 35 बिलियन की सर्विसेज हम दे रहे हैं और 15 बिलियन का सामान बेच रहे हैं, मतलब दोनों देश आपस में। यूके के हम 12th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं, और यूके हमारा 7th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, वो भी यहाँ कहीं मैंने लाइन लिखी थी, ठीक है, ये रहा 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए, ठीक है। पर हम यूके का सिर्फ 1.9% ही बनते हैं उनकी ट्रेड, टोटल ट्रेड का। तो ओवरऑल ट्रेड हमारा यूके के साथ बहुत कम है, इसे बढ़ाने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1.9 2% कुछ भी नहीं होता। यानी कि यूके जितना भी दुनिया भर के साथ ट्रेड कर रहा है, इस पूरे ट्रेड का हम सिर्फ 2% हिस्सा है। तो ये बहुत बढ़ाया जा सकता है, इसी चीज की अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। और खासकर क्योंकि ब्रिटेन के साथ जो हमारा ट्रेड है, वो हमारी साइड पे बेनिफिशियल है। हम ब्रिटेन, देखो जितना यूके हमसे सामान मंगाता है, हम उस सॉरी जितना हमें यूके सामान बेचता है ना, हम उससे ज्यादा सामान उन्हें बेचते हैं। तो हम हमेशा इस ट्रेड से अभी तक सरप्लस कमा रहे हैं। तो हमारा यही, हम आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सरप्लस ही हो, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे कई बार थोड़ा टेम्परेरी टाइम पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है, जैसे हमने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, जो अभी हमने ऊपर कंट्रीज पढ़ी। यूएई के साथ हमारा इसी साल अप्रैल में ही, आपका अप्रैल या मई में आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू हुआ है, ठीक है। उससे पहले हमने शुरू बना लिया था, मई से हमने शुरू किया, और मई का जो पहला महीना था ना, उसमें एक्चुअली इंडिया ने घाटा खाया। और ये क्यों एक सरप्राइजिंग चीज, क्यों ये चीज पॉइंट आउट की गई, क्योंकि यूएई के साथ नहीं तो हमेशा हमारा सरप्लस था। मई में ऐसा क्या हुआ कि हमारा सडनली डेफिसिट हो गया। उसका एक कारण ये भी बोला गया है कि क्योंकि इंटरनेशनली तेल और जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और वो मंगाने ही मंगाने पड़ते हैं, तो वो यूएई से ज्यादा आने लग गए हैं। तो इस कारण हमारे उनके साथ डेफिसिट हो गया, पर लॉन्ग टर्म में शायद बैलेंस हो जाए। एक इसी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी और मेंशन थी कि इंडिया यूके दोनों टोटलाइजेशन डील के ऊपर भी बात करना चाहते हैं। टोटलाइजेशन एग्रीमेंट क्या होता है? देखो, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कोई भी जो पर्सन है, जो अपने जिस देश में वो काम कर रहा है और जिस देश का वो है, मतलब लेट्स सपोज कोई इंडियन जो बाहर ब्रिटेन जाके काम कर रहा है, अब वो इंडिया को टैक्स भरेगा या ब्रिटेन को टैक्स भरेगा। या ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि वो 3 महीने ब्रिटेन में रहता हो और बाकी का जो साल है, आपके 9 महीने, वो इंडिया के अंदर रहता हो। तो कहाँ वो टैक्स भरेगा और कितना टैक्स भरेगा, ये टोटलाइजेशन एग्रीमेंट में होता है। तो इसके अंदर जितने भी, एक ये सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, जिसमें एक पर्सन जो एक कंट्री में काम कर रहा है और दूसरे में टैक्सेस भर रहा है, या कैसे मैनेज किया जाएगा, इसके ऊपर सारी की सारी डील होगी, ठीक है। कि उसके कितने टैक्सेस कहाँ भरने पड़ेंगे, या एक ही कंट्री के अंदर भरने पड़ेंगे, कैसा होगा, ये सारा सिस्टम यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये चीज है। सेकेंड करंट अफेयर है क्लीन हाइड्रोजन के बारे में। देखो, क्लीन हाइड्रोजन से पहले एक और टर्मिनोलॉजी, डीकार्बनाइजेशन क्या होता है। डीकार्बनाइजेशन का मतलब होता है कोई ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट करना, जैसे भी, मतलब जब भी आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हो, जैसे कोल बर्न कर रहे हो, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी बर्न कर रहे हो, उसके अंदर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ना, इसकी रिलीज होने की टेंडेंसी को कम करना। तो कोई ना कोई मेथड यूज किया जाता है जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रिलीज हो।
इस मेथड को कहते हैं डीकार्बनाइजेशन, ठीक है, ताकि रिड्यूस हो सके कार्बन इंटेंसिटी और जिसके कारण लोअर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो क्योंकि ये गर्मी कर रही है गैस, ये कम से कम जाए आपके फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपकी हाइड्रोजन किस किस तरीके से बनाई जा सकती है। आपकी ग्रे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन को नाम हमेशा इस तरीके से मिलता है, हाइड्रोजन एक ना बहुत ही पोटेंशियल है। देखो जैसे आपकी जो न्यूज थी कि इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर बन सकता है क्लीन हाइड्रोजन का। दुनिया भर में हाइड्रोजन फ्यूल के यूजेस और उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, कि हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में ज्यादातर चीजें हम हाइड्रोजन को यूज करके चला पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ना बहुत ही ज्यादा कंबस्टेबल है। कंबस्टेबल का मतलब बहुत आराम से जलती है ये, ठीक है, और इसके कारण ये एनर्जी बहुत हाई क्वांटिटी की प्रोड्यूस करती है। तो चाहे हीटिंग के लिए यूज करनी हो, चाहे गाड़ियों में यूज करनी हो, हाइड्रोजन एक फ्यूल बन सकता है आने वाले टाइम में। हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है बेसिकली यही डिपेंड करेगा, अगर क्योंकि हम पेट्रोल डीजल इन्हें छोड़ना चाहते हैं, उसका मेन कारण यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस हो रही है जो पोल्यूशन कर रही है। अब अगर हम इन सारी पोल्यूशन और इन सारी चीजों को कम करना चाहते हैं तो हमें हाइड्रोजन बनाने के साफ सुथरे तरीके ढूंढने जरूरी है। तो हाइड्रोजन बेसिकली अभी भी बनाई जाती है, ये चार आपके जैसे यहाँ पे रंग भी उसी अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे ग्रे हाइड्रोजन उसे कहते हैं जब हम आपके मिथेन या कोल को बर्न करके उसमें से हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये तो अपने आप में डर्टी प्रोसेस ही हुआ, क्योंकि आप कोल ही बर्न कर रहे हो तो अपने आप ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रही है, ठीक है, तो अपने आप में इसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरा तरीका है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में क्या करते हैं, देखो बनाते वैसे ही कोल या मिथेन को यूज करके, बस इसमें 85 to 95% कार्बन को ना कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि इन्हें एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देते। इसे किसी ना किस तरीके से हम बंद करके रख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो पाए, ठीक है, उसे पानी में मिक्स कर देंगे, कुछ भी कर देंगे ताकि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो पाए। पर ये भी अपने आप में साफ तरीका नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बस ही रही है ना, बन ही क्यों रही है, प्रॉब्लम ये है। अगला है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें मिथेन ही यूज होती है, जिसमें आपकी मिथेन गैस को हम क्या करेंगे, मिथेन को ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे ऑक्सीजन, पायरोलिसिस जो प्रोसेस होता है इसका मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन बहुत कम हो, तो ऐसी कंडीशन तैयार की जाती है जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा ना हो, और वहां पे जब आपके मिथेन को बर्न किया जाएगा उस प्रोसेस से हम हाइड्रोजन बना देते हैं। लास्टली आपकी ग्रीन हाइड्रोजन, जो हमारी मेन फोकस में है, इंडिया इस तरीके से बनाना चाहता है। इसमें हम क्या करेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बन रही है, चाहे आपके सोलर पैनल हो गए, विंड मिल्स होगी, कुछ भी हो गया, यहां से बिजली प्रोड्यूस करेंगे। बिजली से हम करंट पास करेंगे आपके पानी के अंदर, पानी इकट्ठा किया उसके अंदर एनोड कैथोड, अगर स्कूल में याद हो, करंट पास करेंगे। करंट पास करने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन के बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं, और उससे गैस को कलेक्ट करके हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेंगे। इस तरीके से ये चीज। थर्ड जो है आपका सेंटर फॉर कॉर्पोरेट एग्जिट्स। अब ये क्या है, बेसिकली सेंटर फॉर कॉर्पोरेट एग्जिट्स एक नया ऑफिस बनाया जा रहा है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पे देखो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपके बिजनेस करने में जो आसानी गवर्नमेंट सारे प्रोसेसेस कर रही है, उसमें गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर तो बहुत ज्यादा काम किया है कि इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहे वो बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर सकता है। पर अगर बिजनेस बंद करना है, वाइंड अप करना है, कोई भी जैसे फॉरेन कंपनी फोर्ड, हार्ले डेविडसन, ये सारी वापस जा रही हैं, पर ये जितनी भी कंपनीज हैं इन्हें बंद करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। क्यों? क्योंकि पहले आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ता है, वहां पे एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, 1 साल तक जाके ये बड़ी बड़ी कंपनी अपनी बंद कर पाती है, क्योंकि लाइबिलिटी हर चीज क्लियर करते करते फिर जाके फाइनली कंपनी बंद होगी। ये सेंटर फॉर कॉर्पोरेट एग्जिट जो है, यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से, यानी कि कोई भी ऑनलाइन जाके एक फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म फिल करने पे अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, फिर 6 महीने, मतलब ये टाइम रिड्यूस होके, मतलब पहले तो साल से भी ज्यादा लग जाता था कई बड़ी कंपनियों को, तो
ठीक है, फोर्ड जैसे, जिनके जितने बड़े एसेट होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्हें उतना ही ज्यादा टाइम क्योंकि लग रहा है, तो जितना टाइम वो इंडिया में है उन्हें और कॉस्ट पड़ रही है। तो वो पहले ही इन्वेस्ट करने से पहले ही इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनी सोचती हैं कि अगर कल कंपनी बंद करनी पड़े तो बंद कैसे करेंगे, इतना मुश्किल टास्क, इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इस कारण वो क्या करते हैं कि इन्वेस्ट ही नहीं करते इंडिया में। अब इन्वेस्टमेंट इसी कारण, मतलब क्योंकि इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो अपने आप ही ये सारी सारी चीज डिक्लाइन होती जा रही है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है। अब इस चीज को दोबारा बढ़ाने के लिए और लोगों का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम बिजनेस बंद करना भी आसान बना रहे हैं। अगर कोई भी अपना बिजनेस बंद करना चाहे वो आसानी से बंद कर सकता है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम के बिना। नेक्स्ट फोर्थ करंट अफेयर आपके चांडेला डायनेस्टी, चांडेल के बारे आया हुआ है। बेसिकली चांडेल जो डायनेस्टी थी, आज जो बुंदेलखंड का इलाका है, इस इलाके पे जो उत्तर प्रदेश, सदर्न उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उस साइड पे पड़ गया, यहाँ पे आपके चांडेल रूल करते थे। ये आपके राजपूत सी थे। एक टाइम पे गुर्जर प्रतिहार उनके अंडर पड़ते थे, बाद में ये इंडिपेंडेंट हो गए। तो इस एरिया में पहले कभी गुप्ताज रूल करते थे, फिर गुर्जरा, प्रतिहारा, और फिर चांडेलास का रूल आया। चांडेलास में खास करके आपने चांडेलास के परिवार को ही, मतलब उन्हीं के परिवार में शादी हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई का आपने नाम सुना होगा। वो बेसिकली इसी परिवार में उनकी शादी हुई थी, और उन्हीं की एक किले में ब्रिटिश से लड़ते हुए उनकी जान चली गई, जिसे अब झांसी फोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी उनके बारे में डिटेल दी हुई है, क्योंकि बेसिकली न्यूज ये थी कि उनके जो अब पुराने किले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करने लगी है, राजस्थान का मॉडल फॉलो करने लगी है कि बहुत सारे जो किले बने हुए हैं उन्हें अब होटल्स बनाने लगी है। जैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारे पुराने फोर्ट्स को होटल बना दिए गए हैं, तो ये भी ऐसे ही वही मॉडल पे काम करना चाहते हैं ताकि टूरिज्म बढ़े उत्तर प्रदेश में। तो इसी कारण आपकी चांडेलास का, जैसे झांसी फोर्ट, ये सब कुछ आपके न्यूज में आया हुआ था। ठीक है, तो वहीं से ठीक है, चांडेलास के जो जितना लैंड होता था उस जमाने पे उसे जेजा का भुट्टी बोला जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से। अब फिफ्थ करंट अफेयर एक जनरल अवेयरनेस के बारे है कि सारी दुनिया में हो क्या रहा है। बेसिकली आपकी सारी दुनिया में ड्रॉट्स की सिचुएशन पैदा हुई पड़ी है, बहुत बड़े स्केल पे दुनिया भर में आपके ड्रॉट्स आए हुए हैं। देखो कई कंट्रीज में, जैसे चाइना जैसी कंट्रीज में तो डैम्स इतने ज्यादा कई जगहों पे सूखे पड़े हैं कि उन्हें लिटरली अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इतनी बिजली नहीं बन रही कि सप्लाई कर सकें, तो फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो चाइना के अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट है कि जिन्होंने अपनी कंपनियां चाइना के अंदर खोल के रखी हुई थी, अब चाइना के अंदर बहुत सारी, कभी कोविड के चलते हुए लॉकडाउन कर देते हैं वो, कभी बिजली नहीं आ रही, तो इस कारण कंपनियां बहुत तंग आई हुई हैं चाइना के अंदर। पर वहीं पे बाकी सारी दुनिया को भी देखो, आपके स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, इटली, इन सारी कंट्रीज में 500 साल का सबसे बुरा ड्रॉट आया हुआ है। बुरी तरीके से सूखा पड़ा हुआ है इन सारी कंट्रीज में। तो यूरोप में बहुत बुरा ड्रॉट आया हुआ है। अमेरिका का जो वेस्टर्न साइड है, यूएसए की जो वेस्टर्न साइड है, वहां पे 2 डिकेड, पिछले 20 साल से ड्रॉट चल रहे हैं, वहां पे बारिश ही नहीं हो रही ढंग से, और इसके कारण ये उनके वर्स्ट ड्रॉट है पिछले 1200 साल का। तो बहुत लंबी लंबी हिस्ट्रीज के बहुत बुरे ड्रॉट्स आए हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस का ओवरऑल कहना है कि दुनिया भर में 29% इंक्रीज है 2000 से आपका ईयर 2000 से, मतलब जो अब ड्रॉट्स आने लगे हैं। इसका 2 कारण, एक तो लैंड खराब होता जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, जंगल हम काट रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं लैंड को। दूसरा आपके क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस सारी चीज के। तो ये सारी चीज के कारण आपकी बहुत सारी चीजों के ऊपर, आपकी जैसे यूएसए के अंदर कॉटन क्रॉप 40% खत्म होगी। ठीक है, और आपके फ्रांस को अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी कई बंद करने पड़े, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जब चलते हैं उन्हें पानी से ठंडा करना पड़ता है। पर वहां पे जब नदियों में पानी ही नहीं है, तो और पानी गर्म बहुत आ रहा है, जितना पानी है भी उनकी नदियों में पानी बहुत गर्म हुआ पड़ा है।
तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर को बल्कि फट जाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, इस कारण वो इस पानी को यूज ही नहीं कर पा रहे, तो न्यूक्लियर रिएक्टर उन्हें बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इससे एक जो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट जरूरी है, हम हिस्ट्री में ड्रॉट्स कैसे पढ़ते हैं कि आज तक किसी इलाके में ड्रॉट सूखा कैसे पड़ता है। देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि पेड़ों की उम्र हमेशा इस तरीके से ली जाती है कि हर साल पेड़ एक नई रिंग बना लेते हैं। अगर पेड़ों को हम काट के देखें, उनका जो मेन ट्रंक का हिस्सा होता है वहां पे एक नई अंदर ना रिंग्स बनी होती है। ये हर रिंग हर साल बनती है, मतलब एक नई लेयर पेड़ अपने आसपास क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जो रिंग है, ये रिंग्स की जो डायमेंशन है या चीजें हैं या इनकी कैसे रंग है, इन चीजों को देख के जो आपके साइंटिस्ट है ना वो ये बता सकते होते हैं कि उस साल रेनफॉल कैसी रही होगी और टेम्परेचर कैसे रहेंगे। तो वो हर रिंग को स्टडी करते करते, तो जैसे जो पेड़ 200 साल पुराने हैं 500 साल पुराने हैं, जब वो गिरते हैं फिर उन्हें काट के फिर उन्हें देखा जाता है, ऐसे नहीं इतने पुराने पेड़ों को हम काटते, जब वो गिरते हैं या कुछ भी होता है उसके बाद उन्हें काट के उनके अंदर की जब रिंग स्टडी करेंगे तो उससे पता चल जाता है कि इस साल बारिश ज्यादा हुई है, किस साल बारिश कम हुई है। वो रिंग्स वैसे ही बनती हैं, रिंग्स के अंदर पैटर्न होता है रेनफॉल और टेम्परेचर के उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज इसमें जरूरी है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है। देखो बेसिकली कोई भी बैंक जिसके लोन्स हद से ज्यादा डिफॉल्ट करने लग जाएं, देखो जब लोन्स डिफॉल्ट करते हैं उन्हें उन लोन्स को कहते हैं कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए हैं। अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए हैं। तो अगर कोई भी लोन आपका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस बैंक के लिए, तो जरूरी है उस लोन को सॉल्व किया जाए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अगर बैंक्स के बहुत ज्यादा लोन बढ़ने लगे तो देखो चांस होता है कि बैंक ही शायद फेल हो जाए। तो आरबीआई ने एक प्रोसेस तैयार किया है बहुत साल पहले से, इसे जिसे कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अगर कोई भी बैंक आपके हद से ज्यादा जिसके फाइनेंशियल शीट खराब होती जा रही है कि लोन पे लोन फेल हो रहे हैं, उन्हें पहले अपनी फाइनेंशियल शीट इंप्रूव करने को बोला जाता है। तब तक वो कितने लोगों को लोन दे सकते हैं, क्या कंडीशंस लगानी पड़ेगी लोन पे, ब्रांच और खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, ऐसी सारी चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। और इसी कारण आपके बैंक्स की जो बैलेंस शीट्स हैं वो थोड़ी सी ठीक हो जाती हैं। जैसे न्यूज आई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका सरकारी बैंक है, ये इकलौता पब्लिक सेक्टर बैंक था जो आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिस्ट पे था। ठीक है, अब इन्होंने फाइल किया कि इनकी बेसिकली ये 2018 से उस लिस्ट पे हैं, तो अब फाइनली इनकी बैलेंस शीट ठीक हो गई है, काफी लोन्स कम हो गए हैं, प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं। तो इस कारण आरबीआई से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की लिस्ट से इन्हें रिमूव कर दिया जाए ताकि ये आगे और ज्यादा अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो इस तरीके से ताकि कोई बैंक फेल ना हो जाए, तो सर आरबीआई बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। इस कारण ये सारे के सारे आपके चीजें तैयार करके रखें, क्योंकि अगर बैंक फेल हो गया लोगों का डिपॉजिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज नेक्स्ट है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली फेशियल रिकॉग्निशन जैसे हमारे फोन और ये सब भी आजकल यूज करते हैं, हमारे फोन क्या करते हैं बेसिकली हमारे फेस के बेसिक फीचर्स को स्टडी करके उसके मुताबिक एक एल्गोरिदम से डेप्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो सारी चीजों से एक डिजिटल मैप तैयार कर लेते हैं हमारे फेस का, और इस तरीके से आपकी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी काम करती है। अब देखो फेशियल रिकॉग्निशन अपने आप में दो टाइप का होता है, एक होता है 1-on-1 जो आपके फोन यूज करते हैं, जहां पे आपने अपने आप को पहले अपनी फोटो सबमिट की है, मतलब जब वो स्कैन कर रहा होता है आपने अपना स्कैन सबमिट किया है, उसके बाद आप जब भी उसे अनलॉक करोगे वो उसी फोटो से कंपेयर करता है और मैच करके अनलॉक कर देता है। दूसरा होता है 1:n। 1:n का मतलब है कि देखो ये पुलिस करती है कि अगर किसी की कोई थोड़ी बहुत ही फोटो है, लेट्स सपोज किसी ने फेस पे मास्क भी बांधा हुआ था, कुछ भी था, पर उसका क्योंकि ऊपर माथा दिख रहा है, उसके बाल दिख रहे हैं, ठीक है, उसका नाक, उसकी आंखें, ऐसी चीजें दिख रही हैं यहां से, और फेस की शक्ल कैसी है और एक बेसिक डायमेंशन आ रही है,
इतने को कंप्यूटर क्या करना शुरू करता है, जितने भी उनके पास फोटोग्राफ्स होते हैं ना डेटाबेस में, वो सबसे कंपेयर करना शुरू कर देता है। और जहां पे जितना परसेंट मैच कर रहा है कि ये फेस इस फेस से 70% मैच कर रहा है, इस फेस से 50% कर रहा है, वो उतने को फेसेस शॉर्टलिस्ट करके दिखा देता है। फिर पुलिस उसके मुताबिक चीजों को ढूंढ पाए, इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें काम करती हैं। तो बेसिकली ये लीगल नहीं है, और इसी के ऊपर कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि दिल्ली पुलिस इसे बहुत ज्यादा यूज कर रही है, तो ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस ये हाईलाइट होगी। अगला करंट अफेयर पोलियो इन्फेक्शन के बारे में। बेसिकली यूएसए, यूके और इजराइल, ये ऐसे देश हैं जो विकसित देश हैं, इनके अंदर पोलियो फैल रहा है। अब ये पोलियो कैसे फैल रहा है? देखो, पोलियो वैसे दुनिया ने बहुत ज्यादा 20th सेंचुरी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, जो 1900 से 1950 में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत बच्चों को पोलियो हुआ, और पोलियो कई बार एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कई बार पूरी लाइफ कोई सिम्टम नहीं दिखाता, पर कई बार जब भी कोई सिम्टम दिखाने होते हैं वो किसी भी लाइफ स्टेज पे दिखाना शुरू कर सकता है, और इसके कारण इरिवर्सिबल पैरालिसिस भी हो सकता है, बॉडी की कोई एक साइड काम करनी बंद भी कर सकती है, कोई बॉडी का एक पार्ट काम करना बंद भी कर सकता है, और जिन्हें ये पैरालिसिस हो जाता है उसमें से 10% पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। तो इस कारण पोलियो इन्फेक्शन एक बहुत ही टेरिफिक डिजीज रही है, बहुत ज्यादा टेरिफिक कह दिया, टेरिफाइंग आपकी डिजीज रही है, टेरिफिक सॉरी मतलब गलत होता है, ठीक है, तो टेरिफाइंग डिजीज रही है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए सारी दुनिया में एक कलेक्टिव एफर्ट्स चले थे, जिसके कारण पोलियो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया। इस टाइम पे जो एक्टिव पोलियो कंट्रीज है ना, वो सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही थे। बाकी सारी दुनिया से पोलियो, अगर आपने भी देखा होगा घर घर पे वो 2 बूंद पिलाने वो सब कुछ आते थे, वो इसीलिए क्योंकि पोलियो का अपने आप में कोई इलाज नहीं है, इसकी सिर्फ वैक्सीन एग्जिस्ट करती है, जो हमारे लिए सिर्फ एक प्रिवेंशन का तरीका है कि इससे हम बच जाए। अब ये क्या है, देखो पोलियो की वो जो 2 बूंदे हैं, पोलियो अपने आप में कोई इलाज, मतलब जो वैक्सीन है वो अपने आप में कोई इलाज नहीं होती। वैक्सीन के अंदर जो भी वायरस होता है ना, उस वायरस को या तो मार के या कमजोर करके, या तो उसे कमजोर किया जाएगा या वो मार दिया जाएगा। वो वायरस को, अब हम मतलब वो 2 बूंदों के अंदर वायरस ही होता है, पर जब वो वायरस, क्योंकि उसे कमजोर किया हुआ है, हमारा अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, वो सारे वायरस को मार देगा। जब वो सारे वायरस को उसने मार दिया, तो अपने आप ही आपकी बॉडी जो है एक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख लेगी कि ऐसा कभी वायरस फ्यूचर में बॉडी में आया तो उससे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो जो 2 बूंदे हैं ना, अब लॉन्ग टर्म में आपकी वो बूंदे भी चेंज की जा रही हैं, कि इससे पहले ना वीक वायरस यूज करते हैं, कमजोर। अब धीरे धीरे पोलियो के इंजेक्शन भी आने शुरू हो गए हैं, और आपकी डेड पोलियो वायरस की वैक्सीन भी आने लग गई हैं। अब इनमें क्या है कि देखो हुआ क्या है, जहां पे भी वीक वायरस, मतलब वीक वायरस की वैक्सीन यूज की गई ना, कई बार अगर ओवरडोज हो जाए तो उस इंसान को पोलियो हो भी सकता है। दूसरा क्या होता है कि लेट्स सपोज, क्योंकि बच्चों में ये पोलियो की वैक्सीन लगती है, अगर बच्चे जब भी पोलियो की वैक्सीन लेते हैं, वो उसके बाद कुछ दिन तक आपके जो भी उनके फीसेस होगी, वो भी जो अपनी बॉडी से एक्सक्रीटा निकाल लेंगे, उसके अंदर पोलियो वायरस होता है, तो उसके कारण आपके सीवेज में या जो भी उस टॉयलेट के कांटेक्ट में आता है, उन्हें पोलियो हो सकता होता है। इस कारण ये जो वायरस है, मतलब एक तरीके से वायरस को हम 2 तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है जो आपका वाइल्ड टाइप है, जो आपकी बस इन्वायरमेंट में घूम रहा है, ये ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। दूसरा है जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो, वैक्सीन के कारण भी पोलियो हो सकता है। अगर जैसे 2 बूंदे जिंदगी की, अगर किसी को 3 बूंदे पिला दी ना, ऐसा भी हो सकता है कि तुम उस इंसान को पोलियो करवा दो। तो ऐसे केसेस यूएसए, यूके और इजराइल के अंदर ऐसे ही केसेस आ रहे हैं, कि बेसिकली क्योंकि लोगों ने वहां पे पोलियो की वैक्सीन लेनी बंद कर दी, और अब क्योंकि कोविड के बाद लोग दोबारा से ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं कई इलाकों में, मतलब जिन्होंने रिसेंटली अपने देश में पोलियो की वैक्सीन ली थी, वो जब यूएसए, यूके, इजराइल ऐसे देशों में गए, वहां पे उन्होंने जो जब भी टॉयलेट्स यूज किए, तो वहां पे पोलियो वायरस निकला। पोलियो वायरस जब रिलीज हुआ, जो जो और भी लोग उन टॉयलेट्स को यूज कर रहे थे, उन सब पोलियो इन्फेक्टेड होने लग गए। तो इस तरीके से वैक्सीन के थ्रू ये केसेस आ रहे हैं, ठीक है। इसका एक ही तरीका होता है कि वैक्सीन ज्यादा लार्ज स्केल पे की जाए,
और वही ज्यादातर देश कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में एफर्ट के लिए ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव शुरू किया गया था 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के रेजोल्यूशन के बाद। इसके अंडर सारी दुनिया के अंदर फंडिंग की गई पोलियो खत्म करने की। इसी के कारण वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव जो है हमारा, वो यही है कि दुनिया भर में पोलियो आपके खत्म है। सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान बचा था। अब सडनली ये कुछ और कंट्रीज में अपीयर हुआ है क्योंकि वहां पे लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं पोलियो की। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, 3 आपके फैक्ट। आपके जस्टिस उदय उमेश ललित इंडिया के 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। ठीक है, ये सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एसएन सिकरी के बाद, जो बार का मतलब है जो पहले एडवोकेट रहे हैं किसी टाइम पे, और एडवोकेट से, क्योंकि वो जज बने थे सुप्रीम कोर्ट के, और जज से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। आज तक इंडिया में सिर्फ 2 ही एडवोकेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन पाए हैं। पहले थे एसएम सिकरी और उसके बाद अब हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। बाकी सारे के सारे हाई कोर्ट से जो प्रमोट होके सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए हैं, वही आगे जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इसी के अंदर एक और फैक्ट भी था इसी न्यूज के अंदर, जस्टिस कमल नारायण सिंह। ये कई बार ऐसे ना फैक्चुअल चीजें स्टेटमेंट बन के आती हैं पेपर में। जस्टिस कमल नारायण सिंह जो थे, इनका आज तक का शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे। वो सिर्फ 17 दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 17 दिन बाद वो रिटायर हो गए। ठीक है, 25 नवंबर को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट संभाल ली थी, 12 दिसंबर को रिटायर हो गए थे। तो इस तरीके से बस इतने को दिन के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। तो याद रखना 1991 में हुआ था ये। शॉर्टेस्ट टेन्योर है 17 दिन का, इससे छोटा टेन्योर इंडिया में किसी का नहीं है। जैसे आपके जो जस्टिस उदय उमेश ललित हैं, इन्हें भी सिर्फ 74 डेज का टेन्योर मिल रहा है। इसी कारण ये वो थी, क्योंकि उसके बाद इनकी भी रिटायरमेंट आ जानी है, पर तब तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इस सैटरडे से, इस वीक में जो सैटरडे आएगा, वहां पे 15th एशिया कप शुरू होने लगा है यूएई में। इसमें टोटल ये T20 फॉर्मेट से खेला जाएगा। 1983 में ये एशिया कप शुरू किया गया था। ठीक है, 6 देश T20 के मैच खेलेंगे, जिसमें से 5 देश डायरेक्ट क्वालिफायर्स हैं, मतलब जो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, मतलब ये सिलेक्टेड ही हैं क्योंकि रेगुलर प्लेयर्स हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 5 कंट्रीज खेल रही हैं। इसके अलावा एक छठी कंट्री और खेलेगी इन चारों में से, हांगकांग, कुवैत, सिंगापुर और यूएई। ये चारों आपस में अभी मैच करेंगे। इनमें से जो जीतेगा वो 6th कंट्री बनेगा जो इस कप में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज क्रिकेट में न्यू ही है, क्योंकि हांगकांग की टीम, कुवैत की टीम, सिंगापुर की टीम, ये कभी आपने सुनी शायद ही हो, तो ये भी एग्जिस्ट करती हैं। तो वो भी कोशिश कर रही हैं कि पार्टिसिपेट करें।